गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने और दूसरों के लिए आसानियां भी पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मौला अली का एक कॉल है जो मुझे याद आ गया है कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है। बेहतरीन आंख वो होती है जो हकीकत का सामना करे, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम कहा जाए तो वो दूसरों पर तनकीद करना होता है। इसलिए जनाब दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करने की बजाय आसानियां पैदा करना सीखना चाहिए हमें। नफरतों की बजाय मोहब्बतें बांटे। नफरत दर हकीकत दिल का पागलपन होता है, इसलिए कोशिश करें कि मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। वैसे भी इंसान जब दूसरों से हसद करना शुरू कर देता है तो उसे अपनी कामयाबी भी नाकामी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए हसद से बचे और मोहब्बत से काम लें। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कुछ बात कर लेते हैं अहम मसले के हवाले से, और वो मसला है सोशल मीडिया का। टिकटॉक पाकिस्तान में नौजवानों का पसंदीदा तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी वीडियोस ना सिर्फ देखने वालों को कम वक्त में तफरीह फराहम करती है, बल्कि टिकटॉक के जरिए कई ड्रामा और फिल्म स्टार्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। ताहम टिकटॉक जहां नौजवानों को तफरीह के मौके फराहम करता है, वहीं उसके बाद सारिफीन समाजी जिंदगी में मुदाखलत करके प्रैंक्स या मजाक के नाम पर आम लोगों की जिंदगी में मुदाखलत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। टिकटॉक वीडियोस बनाते कई अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं, और ये एक बड़ा समाजी मसला बनता जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी और गैर मुहज्जब मवाद के बाइस 2/12 टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है, और टिकटॉक पर इससे पहले भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, मगर वीडियो शेयरिंग सर्विस की जानिब से कंटेंट बेहतर करने की यकीन दहानी के बाद इसे बहाल कर दिया गया था। दूसरी जानिब टिकटॉक ऐप के तर्जुमान के मुताबिक दुनिया भर में टिकटॉक की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर जिन ममालिक से सबसे ज्यादा कंटेंट हटाया गया है उनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ रहा है। पाकिस्तान से सिर्फ 6 माह में 98 लाख से ज्यादा वीडियोस को हटाया गया है, जबकि 7,20,000 अकाउंट्स को बंद भी किया गया है। आखिर मसला कहाँ है? क्या पाबंदी ही इस मसले का हल है? सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कितना जरूरी है हमारे लिए, और इसको जानना कितना जरूरी है? इस पर बात करेंगे। जवेरिया सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। जवेरिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हम टिकटॉक के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं, और आपने बड़ा तफसीली जो है वो तारुफ भी दिया इस हवाले से। देखिए, कोई भी ऐप अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है वो अच्छा या बुरा होता है। और हमारे मुल्क में इस ऐप के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मेरा ख्याल में आप भी उससे वाकिफ हैं, हमारे नाज़रीन भी उससे वाकिफ हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। मैंने दुनिया अखबार में जब इस हवाले से 3-4 दफ़ा आर्टिकल लिखे तो मैंने इस ऐप को बैन करने के हवाले से जो है वो मुतालबा किया। और क्यों किया? क्योंकि जब मैंने आर्टिकल लिखे तो मैंने मुकम्मल रिसर्च की, मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और सारा कंटेंट इस हवाले से देखा, और फिर इस ऐप को डिलीट कर दिया। क्योंकि लिखने से पहले आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, या वो जो मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो इस ऐप को लेके कुछ ऐसे लोग इसके साथ मुंसलिक हो गए हैं जिनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक जहर कातिल का जो है वो काम कर रहे हैं। अब उनको जो है एक मीडियम मिल गया है, बहुत इजी एक्सेस मिल गया है आम आवाम तक पहुंचने का और नौजवान नस्ल तक पहुंचने का। उस तरह के खवातीन और मर्द हजरात का जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी किसी भी ऐप पर नहीं होना चाहिए, और वो फहाशी के जुमरे में आता है, और वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि ना ये ऐप, और एक जो एक नई ऐप आपने देखा होगा इंट्रोड्यूस हुई है जिसका बार बार जो है इश्तहार यूट्यूब के ऊपर आ रहा होता है, ना सिर्फ इस ऐप को बल्कि उस ऐप को भी जो है वो बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी यूथ जो है वो इस दोनों ऐप को इस्तेमाल करती है। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि फिर यूथ जो है ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती है जिनके साथ उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर ऐसा जो है मवाद जनरेट हो रहा है जो देखने के काबिल नहीं है,
और उससे जो है फहाशी और यानी जो है वो माशरे में फैल रही है। और दूसरा हम जवेरिया देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक जो है ये ऐप बार बार बैन हो रही है, तो यानी ये प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान के जो मुआशरती इक़दार के करीब नहीं आ पा रहा, तो इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? मतलब रेगुलेटर्स हैं यानी कि टिकटॉक है, या फिर सार्फिन हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं और इस पर इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता कि उनको एक जो समाजी जिम्मेदारी है वो किस तरह पूरी करनी है? देखिए, ऐप के साथ साथ वो लोग जिम्मेदार, दो लोग जिम्मेदार हैं। आपको पता है इसके दो तरह के लोग, एक वो जो ये सब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक वो जो उनको देख रहे हैं। दोनों लोग इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको ये बताती चलूं कि लाखों के व्यूज आते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर, और आप जब ये देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो कोई इजाद करता है या ऐसी किसी चीज के साथ सामने आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसने कोई साइंस के मैदान में कोई काम किया होता है या तालीम के शोबे में काम किया होता है, तो उसको जो है कोई पूछता नहीं है। लेकिन कोई यहाँ पर इस तरह का कोई टिकटॉक बनाता है, फजूल सा गाना बनाता है, प्रैंक बनाता है, उसको जो है वो रातों रात शोहरत मिल जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि खातून की शादी के हवाले से इतनी डिस्कशन हो रही है, जबकि वो सफ़े अव्वल की अदाकारा भी नहीं है। हम अपने बच्चों को या यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पढ़ो लिखो कुछ भी नहीं, आप इस तरह की ऐप्स के ऊपर आ जाओ और आपको रातों रात शोहरत मिल जाएगी, आपको मीडिया कवरेज भी मिलेगी, और उसके साथ क्या होगा कि आप जो हैं आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे और आपके लिए गलत किस्म की जो है वो राहें जो है वो खुल जाएंगी। क्योंकि इस तरह की जो एप्स हैं वो आपको कोई पढ़ने लिखने या आपको कोई कैरियर ओरिएंटेड या डिग्रियां लेने पर तो वो नहीं कर रही। आपने सिर्फ गानों के ऊपर जो है एक्ट करना होता है या डायलॉग्स वगैरह बोलने होते हैं और उसके साथ जो है आपने एक्ट करना होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि प्रैंक करता था, खातून के साथ उनको हरासा करता था। इसी तरह खातून का आपने क्लिप देखा होगा जिसने अपने शौहर के बारे में ये झूठी वीडियो जो है वो बनाई और कहा कि वो मर गया है, ठीक है। दोनों टिकटॉकर हैं। अब देखिए कि एक बहुत ज्यादा जो है इखलाकी गिरावट का शिकार है मुआशरा इस हवाले से। एक तो वो एप्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा जुमाइनी जुमलों के ऊपर डबिंग कर रहे हैं, और तीसरा अजीबो गरीब गानों के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। चले, जो कोई कंटेंट बनाता है या कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है जिसका कोई पाकिस्तानियत के हवाले से कोई काम कर रहा है, जो वाकई ही मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, वो अगर इस ऐप को यूज करता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक शख्स सिर्फ एक इस तरह का जो है कंटेंट क्रिएट कर रहा है जिससे सुन के या देख के, क्योंकि क्या होता है हम और आप तो अब इस ऐप पे नहीं है, लेकिन ये क्लिप्स कट के जो है वो शेयर होना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, बाकी सोशल मीडिया पर भी आ जाते हैं। बिल्कुल जी, बाकी जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी ये आ जाते हैं, और उससे ये होता है कि हमारी भी इन पे नजर पड़ जाती है और फिर बहुत अफसोस होता है। जैसे मैंने टिकटॉक देखा, एक छोटी बच्ची जो है वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो टिकटॉक बना रही है और वो उसको निकाल के जो है पेट्रोल भर रही है, फिर दोबारा लगा रही है। आप मुझे बताएं, इसी में अगर आग लग जाए, ठीक है, इसी सब असम में वहां पर कोई हादसा हो जाए, क्या ये वो जगह है एक्ट करने की? क्या ये वो जगह है कि वहां पर जो है इस तरह की कोई शरारत की जाए या गाने के ऊपर जो है वो किया जाए? और मुझे तो पेट्रोल पंप इंतजामिया के ऊपर हैरत है कि उन्होंने यंग बच्चों को इस चीज की इजाजत ही किस तरीके से दी। अच्छा, फिर प्रैंक करते हैं, फिर हमने ये देखा कि एक लड़का टिकटॉक बना रहा था और फिर वो ट्रेन जो है उससे आकर टकरा गई, ठीक है। तो क्या जवेरिया हम ये समझे कि बतौर कौम हमें इंटरटेनमेंट का मतलब ही नहीं समझ आ रहा कि इंटरटेनमेंट होती क्या है? क्योंकि हम काफ़ी ऐसे मौके भी देखते हैं, अगर कि 14 अगस्त ही आप ले लें कि हम देखते हैं कि बाहर जो है एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ होता है और हमें सड़कों पर नजर आ रहा होता है। तो क्या हमारे यहाँ पे इंटरटेनमेंट फराहम नहीं की जा रही, या हम समझ नहीं पा रहे कि किस मौके पर हमने किस तरह बिहेव करना है? असल में वही बात कि हमें तफरीह करना नहीं आती। जो हमारी तफरीह होती है वो किसी और के लिए बाइस ज़हमत बन जाती है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि पटाखे बजाना या आतिशबाजी करना या शोर करना, नॉइज पोल्यूशन जो है वो तफरीह है, जबकि ये तफरीह नहीं है। मैं इसको तफरीह नहीं मानती, ठीक है। आप झंडे लगा लें, लेकिन वो भी आप एक वक्त से पहले जो है वो उतार लें, ठीक है। और इसके साथ मैं ये बताती चलूँ कि हमारे तो वज़ीर आज़म खुद जो है वो स्पोर्ट्समैन है, उनको ये चाहिए कि वो बहुत हद तक मुल्क में जो है वो ऐसी सरगर्मियों का आगाज़ करें जो कि तालीमी हो और इसके साथ खेलों की सरगर्मियाँ हो। यूथ को जो है वो इस वक्त खेलों की और इन चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और इसके साथ एक किरदार साजी
शख्सियत साजी की मुआशरे को ज़रूरत है कि आपने किस तरीके से जो है, इवन हमें जश्न मनाने के आदाब नहीं पता। अब हमारे स्ट्रीट में जो बच्चे हैं वो बहुत हद तक पटाखे और आतिशबाजी नहीं करते, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि इसकी कितने मुज़िर असरात हैं। एक तो आप उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो कि बुजुर्ग शहरी हैं, आप उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो कि कोरोना या दमा या मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में जो है वो मुब्तला है। हमें आदाब ही नहीं पता, हम लोग साइलेंसर मोटरसाइकिल्स के निकाल के जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये मुल्क जो है वो इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि जहाँ की जो यूथ है वो साइलेंसर निकाल कर जो है वो आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट करे। ठीक है, हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मुकालमे करने चाहिए, मुबाहिसे करने चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए, नगमे गाने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब जिस तरह इसी ऐप का एक गलत इस्तेमाल ये हो रहा है कि ऐसे जराइम पेशा नासिर जिन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, ख़वातीन और मर्द, और जिनकी वजह से जो है एक बहुत हद तक जो है वो फहाशी जो है वो फैल रही है। जिस तरह के हम होता था कि कुछ मूवीज़ ऐसी आती थी पंजाबी या पश्तो, उस तरह के जो लोग हैं वो अब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर, और उनके वो क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो जाते हैं और लोग देख के हंस रहे होते हैं कि क्या ये हमारी इंडस्ट्री है, क्या ये हमारा कल्चर है। क्योंकि ये तो हमारा कल्चर नहीं है ना पंजाब का ये कल्चर है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है, जो कि उन फिल्मों में और वो खवातीन को जिस तरह से दिखाया जाता है वो खवातीन की एक तौहीन है। और लेकिन वो खवातीन खुद को इस तरह से पेश कर रही हैं और मर्द भी इस तरह से खुद को पेश कर रहे हैं, और उन्हें अक्सर ये हमने देखा होता है कि लिबास भी इलाकाई पहने हुए होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि 14-15 साल के बच्चे जो है बड़े फेमस जो है वो टिकटॉकर्स हो गए हैं, जिनको लाखों में लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि बाजू का फिर अपने शर्म से सर झुक जाते हैं। क्योंकि वही बात कि हम नहीं देख रहे होते, लेकिन वो क्लिप्स वायरल जब होते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, उनको एज इट इज कॉपी करके, मैं ये कहती हूँ जिस तरह नेकी जो है ना वो फैलती है उसी तरह बुराई भी फैलती है। तो बेहतर है कि अगर आप इस तरह का कोई क्लिप या कोई चीज देखें तो आप उसको बिल्कुल भी जो है वो शेयर मत करें, उसको डिलीट कर दें, उसको अपलोड ना करें, क्योंकि जितने लोगों की पे नजर पड़ेगी तो आप उस गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जब वो ये देखते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है या वो थोड़ा सा लेस जो है वो फेमस हो रहे हैं, तो वो कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी इखलाक के दायरे में नहीं आती, मुआशरती जो है उस दायरे में नहीं आती और मजहबी उसमें नहीं आती, और वो ऐसी हरकतें करते हैं कि अब मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकती, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर वायरल हो जाती हैं। और तो क्या हम जवेरिया हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो एक बुनियादी तौर पर आगाही, शऊर या तालीम नहीं है, हमें इस बारे में पता नहीं है कि सोशल मीडिया या इस तरह की ऐप्स का हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, या इसके हवाले से क्या क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए? देखिए, शऊर तो है ना। अब जिस तरह देखें, आप और मैं हैं या जो मुख्तलिफ हमारे कलीग्स हैं या जो लोग न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको मस्बत तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग जो होंगे जो टिकटॉक पे होंगे कुकिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोग होंगे उसको गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोग होंगे उसको बुक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोग होंगे उस पर पेट्स के हवाले से अवेयरनेस दे रहे होंगे, एनवायरनमेंट के हवाले से अवेयरनेस दे रहे होंगे। मैं और आप हैं, हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, तो हमारे जो वीलॉग्स होते हैं या हमारे जो ट्वीट्स होते हैं, हमारे आर्टिकल रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड होते हैं, या वो ये होता है कि हम लोग बात करते हैं माशरे के हवाले से, मजहब के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, डिफेंस के हवाले से। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का खुद जो है वो तयन करना है, लेकिन जिनकी फितरत के अंदर शरारत या बदी है वो उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। उसको रेगुलेट करना काम है गवर्नमेंट का, पीटीए का, एफआईए का, कि आप जो है उसको फौरी तौर पर क्रश करें कि नहीं, आप फहाशी नहीं फैला सकते माशरे के अंदर। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक शख्स को आप देखेंगे ना कि वो अगर फहाशी फैलाकर मशहूर हो रहा है तो 10 लोग उससे और अट्रैक्ट होंगे। हमारी बिल्कुल सोचेगी कि डिग्री लेकर क्या करना है, ठीक है, पढ़ लिख के क्या करना है, जब मुझे इतनी शोहरत पैसा इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है फिर आगे जो है वो कैरियर बनाने की या डिग्री लेने की। तो इस चीज को उसी तरह से रोकना है, इनको सख्त सजाएं देनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, इनके अकाउंट्स बंद। एफआईए को ये चाहिए कि जब वो इस तरह के टिकटॉकर्स को देखते हैं या इस तरह के लोगों को देखते हैं कि जो लोग इस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको अरेस्ट करके इनके गैजेट्स ले लें, यानी कि इनके अकाउंट का जो है, इनका अकाउंट ब्लॉक कर दें। हाँ नहीं, देखिए, टिकटॉक इंतजामिया से जब तक वो बात करेंगे या वो उनसे वो बंद करवाएंगे, बेहतर है आप उनका गैजेट जो है वो सीज कर लें, आप उनका गैजेट लेके उनका अकाउंट को डिलीट कर दें।
ताकि वो जो लाखों का जो उनको एक वो जत्था फॉलो कर रहा है वो भी उस गुनाह में उतना ही शरीक है जितना कंटेंट बनाने वाला शरीक है। उनका गैजेट ही उनको लेकिन वापस हम ना किया जवेरिया जाए। देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से तो पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद जो है पाबंदी हटा दी जाती है और फिर वही कंटेंट हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए इस पे, क्या लगता है आपको? पता नहीं, मुझे तो खुद हैरत होती है कि मैंने तो हुकूमती ऐवानों में जब टिकटॉकर्स को खुद देखा वहां से टिकटॉक्स बनाते हुए और वीडियोस करते हुए, तो मुझे इस चीज़ से बहुत हैरत हुई कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी क्या है। और ये जितनी दफ़ा पाबंदी लगी ये कोर्ट की तरफ से जो है वो लगाई गई। हुकूमत मुझे लगता है शायद प्रो टिकटॉक है। और आपने देखा होगा कि वजारत खारजा से भी जो है मारूफ एक टिकटॉकर साहिबा की टिकटॉक्स और तस्वीरें आई थी। तो आप सोचें एक आम बंदा क्या उस इमारत में जाकर तस्वीरें खिंचवा सकता है या वहाँ पे टिकटॉक बना सकता है? हर इमारत का जो है वो एक डेकोरम होता है, एक तकद्दुस होता है कि आपने उस इमारत में क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन शायद हुकूमत जो है वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट भूल गई है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भूल गई है। और मेरा ख्याल में जो हमारी अशराफिया है उनको भी इस तरह के लोगों से जो है वो फासला रखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल परसों से जो खबर भी गर्दिश कर रही है उसमें सियासतदानों की कितनी तजलील हो रही है, लेकिन सियासतदान भी तो इस तरह के लोगों के साथ रवाबित रखते हैं तो उनका नाम आ रहा है और उंगलियां उठ रही हैं। तो उसमें ये है कि हुकूमत की तो मुझे ये नहीं पता कि एज इट इज क्या पॉलिसी है, लेकिन ये कि जो दोनों ऐप्स हैं, जो नई ऐप भी आ गई है ना जिसका बार बार इश्तहार हमारा जीना हराम रखता है, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है मेरे नजदीक पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि वो ऐप तो पैसे भी दे रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे और अट्रैक्ट होंगे कि इंपॉर्टेंट वीडियो बनाओ ट्रेन के आगे, कोई ऐसी चीज, क्योंकि ऐसी वेब पे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना जिसमें कोई ऐसी चीज की जाए। बच्चे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे डेयर ज्यादा करके जो है वो वीडियो बनाना पसंद करते हैं। उससे क्या हो सकता है कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, मोबाइल उनके हाथ में, टैब उनके हाथ में है। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो उसका मुस्बत इस्तेमाल करना आना चाहिए मेरे ख्याल से हमें। जवेरिया सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी, साइबर एक्सपर्ट हैं। जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने इस अहम टॉपिक पर हमसे बात की है। और आप लोगों से भी, हमारे देखने वालों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हमें उसका मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह हम लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जिस तरह का कंटेंट डाला जा रहा है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। जनाब, मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मुहलिक वायरस के हवाले से। तो लाहौर में कोरोना से अमवात की शरह तो कम होने लगी है, लेकिन नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला अभी भी जारी है। एनसीओसी की जानिब से जुलाई में मुहलिक वायरस की चौथी लहर आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहर में वैक्सीनेशन लगने का अमल भी जारी है और गुज़श्ता कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की कमी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सरकारी मुलाजिमीन को वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से भी 30 जून तक दी जाने वाली जो मोहलत थी वो आज खत्म होने वाली है और बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर दी गई है कि वर्क परमिट दिखाओ और वैक्सीन लगवाओ। म्यो हॉस्पिटल और पीकेएलआई में फाइजर वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, ताहम एक्सपो सेंटर में एस्ट्राजेनिका और फाइजर वैक्सीन नहीं पहुंच सकी है। लाहौर में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोग अभी भी बाकी हैं, वैक्सीन की कमी के हवाले से आने वाली खबरों में कितनी सदाकत है, इन सब सवालों पर हम जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड पंजाब हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, हम देख रहे थे कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारी जो है खबरें गर्दिश कर रही थी और पिछले 2 हफ्तों से लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त भी गुजारा है। तो अब ये कमी जो है वैक्सीनेशन की हमारे सामने आई थी, क्या वो अब मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो चुकी है और हमारे पास इतनी मतलूबा खुराक है वैक्सीनेशन की मौजूद? जी देखें, मैं पहले से बता दूं कि हमारे पास 5 किस्म की वैक्सीन है। अच्छा, ठीक है। एक साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंथिनो जिसको आप पाकवैक कहते हैं, एक एस्ट्राजेनेका और एक फाइजर। ठीक है। साइनोफार्म और साइनोवैक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। एक या मैक्सिमम 2 दिन के लिए
शॉर्टेज हुई थी, कमी नहीं हुई थी, अच्छा, शॉर्टेज हुई थी। ठीक है। और सब सेंटर चल रहे थे, उनमें ये साइनोफार्म और साइनोवैक लग रही थी। जो वैक्सीन ख़त्म हुई थी वो हुई थी एस्ट्राजेनेका। ठीक है। जो एस्ट्राजेनेका लिमिटेड नंबर क्वांटिटी में आई थी, और वो जब आती है तो फिर हमें वो डबल डोज के हिसाब से लोगों को लगाना पड़ता है। अगर 1000 वैक्सीन आई है तो 500 को लगाना पड़ता है, और 500 हमें रिजर्व रखना पड़ता है सेकंड डोज के लिए। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। तो इसलिए अब वो नहीं कर सकते कि हम 1000 को लगा दें और बाद में 1000 को हम सेकंड डोज ही ना दे सकें। इसी तरह फाइजर की वैक्सीन लिमिटेड थी, जो पंजाब को 23,000 के डोजेज मिली। ठीक है। तो फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो ट्रैवलर्स हैं, खासतौर पर जिनके वर्क परमिट है, हाँ। उन्होंने जिन्होंने सऊदी अरब जाना है, मिडल ईस्ट में हमारे बहुत लोग काम करते हैं या बाहर यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो उनको ये फाइजर और एस्ट्राजेनेका उनके लिए मखसूस कर दी जाए। और फाइजर उन लोगों के लिए भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। साइनोवैक, साइनोफार्म, जितनी भी 5 वैक्सीन हमारे यहाँ पर लग रही हैं उनकी कमी नहीं है अब इस वक्त कोई कमी नहीं है। लेकिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाहर जाना है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सर, इनकी कमी क्यों वाकया हुई थी, क्या वजह थी, वजूहात क्या थी? देखें, वैक्सीन यहाँ पर मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई है, वो भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो चाइना से आ रही है हमारे पास, या दूसरे ममालिक से आ रही है। तो उनकी शिपमेंट में कोई डिले हो जाए तो फिर उस वक्त थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन मैं तो पर्सनली विटनेस हूँ, मैं तो 661 सेंटर हैं पंजाब में, और जिनमें 2700 सिर्फ टीचिंग अस्पतालों में है, जिनकी लिस्ट मैं कल भी दोपहर को भी मैंने तैयार की है। और हर एक में मौजूद है साइनोवैक, फाइजर यहाँ पर लग रही है। और मैंने सबसे पूछा कि कोई शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है। तो ये बीच में 1-2 महीने बाद 1 या 2 दिन की शॉर्टेज अगर फेस करनी पड़े बिकॉज ऑफ डिले इन शिपमेंट, क्योंकि इसके प्रोटोकॉल भी है ना, वहाँ से हाई कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। ये बड़ा तो इसमें कोई ऐसा पैकेट तो नहीं है कि आप उसको जहाज पर लोड कर दें, और उसकी बड़ी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती है। तो 1-2 दिन का डिले होने से शॉर्टेज होती है। लेकिन मैं बताऊं कि जिन दिनों ये चल रहा था कि वैक्सीन ख़त्म होगी, उन दिनों में भी ये क्या नाम है इसका, एक्सपो सेंटर में, मेयो में, मैं मजांग हॉस्पिटल पर्सनली जाके विजिट किया, मैंने कोर्ट को फायदा से जाके पर्सनली विजिट किया। नंबर ऑफ वैक्सीन कम थे लेकिन ख़त्म नहीं थी। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में जो है वो एस्ट्राजेनेका और जो फाइजर है वो नहीं पहुंच सकी। एस्ट्राजेनेका अभी भी बहुत कमी है, लेकिन फाइजर अवेलेबल है। फाइजर अवेलेबल है, लेकिन फाइजर लिमिटेड लोगों के लिए, सिर्फ जिन्होंने बाहर जाना है उनके लिए है, और किसी को भी नहीं लगेगा। दूसरा सर, हमें इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है मरीजों के हवाले से कोरोना के, वो हमें बताइएगा। क्या आपको लगता है आपके नज़दीक ये जो कमी वाक़या हुई है शरह में, ये लोग एहतियात करना शुरू हो गए या वैक्सीन लगवा रहे हैं इस वजह से ये कमी वाक़या हो रही है? देखें, मैं अभी वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं करूँगा ये सक्सेस। वैक्सीन का तब असर होगा जब 70 to 75% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी। अभी तक जो कामयाबी हमें मिली है वो SOPs पर अमल दरामद, और ये जो लॉकडाउन हुआ है, अच्छा, ये जो लॉकडाउन बड़ा मौसर लॉकडाउन था, ईद से पहले वाला, वीकेंड पर नहीं, उसके बाद भी वीकेंड पर लॉकडाउन, और वीकेंड पर दुकानें बंद, उसके अलावा बाकी दिनों में 6 बजे के बाद दुकानें बंद, इसका बहुत इम्पैक्ट था। और वही वजह है कि हमने थर्ड वेव को बहुत जल्द कंट्रोल किया, और हमारी कैजुअलिटी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हुई। और अभी भी अगर SOPs पर अमल ना किया और उसको लोगों ने अवॉइड किया तो यकीन करें फोर्थ वेव कहीं नहीं है। और खुदा न खाता फोर्थ वेव आई तो वो बड़ी खतरनाक वाली होगी। सर, बेशतर लोगों ने तो वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क भी उतार दिए हैं, और उसके बाद अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ रही है, सिनेमाघर खुल रहे हैं, देन जो शादी हॉल्स हैं वो भी खुल रहे हैं, मार्केटों का जो टाइम है वो भी 10 बजे तक का कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद जो है चौथी लहर को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अगर SOP देखें, अब कल पूरे उधर यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त शराइत दी है कि किस तरीके से आपने दुकानों पर अमल करना है। तो इस तरह हमें भी SOPs पर अमल करना पड़ेगा। दुकानदारों को,
होटल वालों को, सिनेमा वालों को जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक देखें, उन्होंने कारोबारी ज़िंदगी भी उन्होंने चलाना है। अब वो भी एक ख़ास मुद्दत तक हम उसको बंद कर सकते हैं, तो उनको गाइडलाइन दे दी है कि इन गाइडलाइन के तहत आप 50% इंडोर भी कर सकते हैं। जो जिनको सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन है, आप उनको एंटर होने दें रेस्टोरेंट में, और मास्क की पाबंदी ज़रूरी है सिनेमा घरों में और बाकी दुकानों वगैरह पर। तो ये अमल दरामद कराने का जो फ़र्ज़ है वो दुकानदारों पर है, सिनेमा वालों पर है और होटल वालों पर। बिल्कुल, और इनके ऊपर जिन्होंने अमल दरामद कराना है SOPs का, वो है इंतज़ामिया, और अगर वो अपना जो काम है वो बाखूबी सर अंजाम देगी तो मेरे ख्याल से हम इस बीमारी से अच्छे तरीके से निमट सकते हैं। दूसरा, हम सर देख रहे हैं कि जो भारतीय वायरस है डेल्टा, वो भी दुनिया में जो है वो मुसलसल तेज़ी से फैली जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान में इसके आने के कोई चांसेस हैं, और अगर आया तो किस तरीके से आएगा पाकिस्तान में, किस तरह आ सकता है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं आया, और बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी है एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है। खासतौर पर वो लोग जो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, ओके, क्योंकि UAE एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ से फिर आगे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो जो एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके मतलब जो हुकूमत बड़ी विजिलेंट है, और उनको लोगों को अगर कोई पॉजिटिव हो तो उसको प्रॉपर क्वारंटाइन करके उसकी ट्रेसिंग तक हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास कोई इंडियन वेरिएंट जो वायरस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर सर इस तरह की अगर चौथी लहर आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, हमारा सिस्टम तैयार है उसके लिए, उससे निमटने के लिए? देखें, मार्च 2019 को अगर कंपेयर करें अब, तो हमारा पूरा प्लान फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तैयार है। एग्जैक्टली, हाँ। और इसी तरह हम अपग्रेड करते रहते हैं सिस्टम को, इसी तरह हम डाउनग्रेड करते रहते हैं। आजकल पेशेंट अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है ना, इसलिए हमने सारे हॉस्पिटल को इजाज़त दे दी है कि अपना रूटीन का काम शुरू कर दें, लेकिन वो अरेंजमेंट इन प्लेस है। गॉड फॉरबिड, खुदा न खाता अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो हम इस वक्त फेज़ 1 पर हैं, तो फेज़ 1 से हम फेज़ 2, अगर खुदा न खाता ऐसी कोई नौबत आती है तो हम फेज़ 3 और ऊपर वाली फेज़ पर चले जाएंगे। तो हमारी तैयारी इस वक्त जो SOPs मुकम्मल हैं, हर तरह से तैयार हैं, दवाइयों के, इक्विपमेंट के, बेड्स के, ICUs के, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, सब चीज़ें हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरा, हमने सर देखा है कि वैक्सीनेशन, जैसे आपने कहा कि जब तक 70 to 80% पॉपुलेशन को नहीं लग जाएगी हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ से निमट नहीं सकते। तो पंजाब में इस साल के आखिर तक 4 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का एक जो है टारगेट करना है हम लोगों ने अचीव। तो आपको क्या लगता है हम इस साल के आखिर तक अचीव कर लेंगे? क्योंकि चंद माह ही 6 करोड़ हम कर लेंगे अचीव। 6 करोड़ टारगेट है, और जून के आखिर तक नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मोर देन 80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को वैक्सीनेट करने का टारगेट मौजूद है। अच्छा, इंशाल्लाह, और हम अचीव करेंगे। जिस हिसाब से बाहर से, अब देखें 30 लाख अगले हफ्ते हमारी बाहर से वैक्सीन आ रही है, लोकल प्रोडक्शन हो रही है, वो भी मार्केट अब लग रही है, तो इंशाल्लाह वैक्सीन की नियर फ्यूचर में किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों पर डिपेंड करता है, आएँ और अपने आप को जोग दर जोग वैक्सीनेशन कराएँ अपनी, ताकि पाकिस्तान को, अपने माशरे को और अपने आप को हम कोविड फ्री कर सकें। लेकिन अभी तक कितने फिगर्स हैं कि कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन पंजाब में लग चुकी है? अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। ठीक है जी, पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से। पंजाब का जो टारगेट है 2.5 लाख रोजाना का, हम भी तकरीबन वो भी अचीव कर चुके हैं उसको लगाने का। ठीक है। और दूसरा सर, बहुत से लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज्ड हैं कि जिनको ऑलरेडी पहले एक वैक्सीन लग चुकी है, वो अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो क्या फाइजर लगवा सकते हैं, और उनको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, फाइजर उन लोगों को लगेगी जो बाहर काम करते हैं, उनको वर्क परमिट है, जिनका पासपोर्ट है और टिकट मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ आज गाइडलाइन लेके आया हूँ ये बताने के लिए कि फाइजर की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जिन लोगों हु शुड नॉट रिसीव वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, ठीक है, में लिखा हुआ है कि जिन्होंने पहले कोई भी वैक्सीन लगवाई है वो फाइजर वैक्सीन ना लगाए। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आके ये भी बता दे कि वैसे अगर ब्लॉक करने की जाना खाता कोशिश करे कि नहीं जी मैंने नहीं लगवाई हुई, तो आप मुझे फाइजर लगवाएं, तो जिस वक्त हम एंटर करेंगे
उनको पता चल जाएगा, फौरन नादरा के रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि इनको पहले ये वैक्सीन लगी है। अच्छा। तो इसलिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा किसी को फाइजर का। जिनको पहले कोई वैक्सीन लग चुकी है उनको ये फाइजर वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि नादरा में एंट्री मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको वैक्सीन लगी हो और वो नादरा के सिस्टम पर एंटर ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या अगर लग जाएगी तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या हमें कोई खतरा हो सकता है? देखें, दोनों का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। जो साइनोफार्म वगैरह वो डेड वायरस है, ये जो है ये वेक्टर बेस पर इसकी तैयारी हुई है। तो वैसे तो कहा जाता है कि आप वैक्सीन 2 भी लगवाएं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमें गाइडलाइन के मुताबिक जाना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स की। मैन्युफैक्चरर ने क्लियर इंडिकेशन दी है, अच्छा, नॉट टू बी गिवन टू दोज हु हैव रिसीव्ड एनी अदर वैक्सीन। ठीक है। तो अगर अब जिन्होंने बाहर जाना है फिर वो क्या करें? क्योंकि वो तो बाहर नहीं जा सकते फाइजर के लगवाए बगैर। किसी को बाहर जाने की पाबंदी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ क्वारंटाइन करना या नहीं करना, इसमें डिफरेंस है। मैं अगर सऊदी अरब जाना, मुझे साइनोफार्म लगी है, अगर मैं सऊदी अरब जाऊंगा तो मुझे 14 दिन का क्वारंटाइन करना है। अगर मुझे फाइजर लगी हुई है तो मुझे क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिफरेंस है बेसिक। ठीक है। तो दूसरा सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो डेल्टा है, भारतीय जो वायरस है, उसके ऊपर जो साइनोफार्म है और साइनोवैक है वो असरअंदाज नहीं हो रही वैक्सीन। ऐसा है? कोई इसमें सदाकत है? देखें, हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है, अच्छा, जिसमें मैं कमेंट कर सकूं। अगर कोई हो तो फिर ये बता सकते हैं कि, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने डिस्कशन सुनी है, तो ये जो वैक्सीन हम जितनी भी लगा रहे हैं ये इन सब पर इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग डेल्टा वायरस। ठीक है। और दूसरा सर, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि किन किन लोगों को अभी फिलहाल जो बीमार हैं या कौन सी बीमारी में लाहक है, उन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये वैक्सीन, हर वैक्सीन के आगे कंट्राइंडिकेशन पहले उन्होंने दी होती है। ठीक है। लेकिन ऐसे वो लोग जो जिनको बुखार है इस वक्त, वो नहीं लगा सकते। ठीक है। या जिनको इस वक्त एक्टिव कोविड डिजीज में मुब्तला है वो नहीं लगवा सकते। अच्छा। या जिनको एक्टिव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब एस्ट्राजेनेका के मतलब कहा जाता है कि जिनको एक्टिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको पहले कोई फॉलेज का अटैक हुआ हुआ है या कोई ब्लड थिनर पर है, तो उन लोगों को उन्होंने कहा कि ये अवॉइड करें। बाकियों को उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। बाकी अच्छा, और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो भी लगवा सकते हैं? हार्ट के पेशेंट लगवा सकते हैं, लेकिन कोई एक्टिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो है इसे इज्तनाब करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़्यादा बेहतर है। और सर, बहुत से जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? अभी प्रेग्नेंट खवातीन को वैक्सीनेशन के ये आप बेसिकली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके तो फिर लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा अच्छा है। सर, क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में आगे हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा भी आने वाली है और लोग उसी तरह हमें मार्केटों में नज़र आएंगे, रश हमें वैसे ही नज़र आएगा। तो आपको क्या लगता है, SOPs का ख्याल रखा जाएगा उनकी तरफ से? SOPs का ख्याल तो शायद रखा ना जाए, SOPs पर ख्याल रखवाया जाएगा। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त उनका मतलब इरादा है कि SOP पर अमल दरामद कराएंगे। ये जो मवेशियों की मंडियां लगेंगी उनके ऊपर SOPs के बगैर उसकी इजाजत बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो बहुत ज्यादा रश होता है, खासतौर पर मवेशी मंडियों में हम लोग देखते हैं कि दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं और यहाँ से भी बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त के लिए लोग जाते हैं। तो क्या प्लान, अगर आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत को, तो क्या प्लान होगा? प्रॉपर लॉकडाउन करने का या स्मार्ट लॉकडाउन करवाने का? मवेशियों के ये ईद से पहले? हाँ जी, जिस तरह छोटी ईद से पहले हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन कर दिया था। देखें, बड़ी ईद और छोटी ईद उल अज़हा में काफी डिफरेंट, लोगों का एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है। अच्छा। जो ईद उल फितर है उसमें लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन ही शॉपिंग करते रहते हैं। हाँ। ईद उल अज़हा जो है बेसिकली गोश्त वाली ईद कहा जाता है। हाँ। इसलिए ज्यादा तैयारी बकरों पर या मवेशियों पर होती है। इस ईद पर कपड़ों पर कम तैयारी होती है। जो खरीदो, इस किस्म की जो खरीदो फरोख्त है उस पर इतना ज्यादा लोगों का जोर नहीं होता। तो इसलिए मेरा अपना जाती ख्याल है कि ईद उल फितर के मुकाबले में ईद उल अज़हा पर इस दफ़ा बाज़ारों में वो रश आपको नहीं नजर आएगा जो अमूमन ईद उल फितर के मौके पर देखना। चलिए सर, उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसी तरह हो और हमें बाज़ारों में जो लोगों का रश ज़्यादा ना नजर आए, ताकि ये जो
कोविड की चौथी लहर है उसका खदशा जो जाहिर किया जा रहा है कि आ सकती है वो हमें ना देखने मिले। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड पंजाब है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। कोविड के हवाले से हम जनाब बात कर रहे थे कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त पंजाब की और लाहौर की। तो अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो शरह है कोविड की वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी SOPs का खास तौर पर ख्याल रखना है और वैक्सीनेशन जरूर करवानी है आप लोगों ने भी, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी कन्विंस करें। जनाब मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, सारे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छी और वाज़ेह गुफ्तगू करे, और अगर छोटी उम्र में ही बच्चों के बोल चाल पर तवज्जो ना दी जाए तो बच्चों को मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ इस हवाले से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। अक्सर वालिदैन कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि उनके जो बड़े बच्चे हैं वो कुछ अरसे तक बोल नहीं सके थे, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, ये बच्चा भी वक्त गुजरने के साथ साथ ही बोलने लगेगा। लेकिन जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, इसलिए छोटी उम्र में ही बच्चों के बोल चाल पर तवज्जो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 में से 1 बच्चा, ख़ास तौर पर 1/4 लड़कों को बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ऑटिज़म का शिकार बच्चों को बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बोलना ना शुरू करे या हकलाहट का शिकार हो तो उसकी स्पीच थेरेपी की जानी चाहिए। पाकिस्तान में स्पीच थेरेपी को एक महंगा तरीका इलाज समझा जाता है जो सिर्फ प्राइवेट इदारों या फिर हमें क्लिनिक्स के जरिए ही मिलता है, लेकिन सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। स्पीच थेरेपी क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको करनी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रा फैज़ हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। ज़िक्रा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िक्रा, आज हम बात कर रहे हैं स्पीच थेरेपी के हवाले से, तो मुझे बताइएगा किन किन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी ज़रूरी है? बेसिकली स्पीच थेरेपी हमने स्पेसिफाई कर दिया है सिर्फ ऑटिज्म के साथ, क्योंकि exactly. पाकिस्तान में आजकल ऑटिज्म का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लाइक डॉक्टर्स यहाँ के पास भी जाएं या हम लोग अपने रैंडम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाएं तो अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन करते और कहते हैं ना, उनको टैग कर देते हैं कि ये ऑटिज्म के बेसिकली ऑटिज्म के लिए ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऑटिज्म की स्पेसिफाइड 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। जैसे उसमें फिक्सेशन होती है, मतलब बच्चों के अंदर एक रेपिटेटिव बिहेवियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है और बच्चा नॉन सोशल होता है। इसमें से अगर बच्चे के अंदर तीनों डोमेन्स इफेक्ट हो रही हैं, देन जो हमारे फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन है, वो टैग करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि इसको ऑटिज्म है। ओके। अगर बच्चे की इसमें से कोई एक डोमेन भी लैक इफेक्ट नहीं हो रही है, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, नॉन सोशल नहीं है, फिक्सेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑटिज्म के साथ है, वो डेवलपमेंटल डिले के साथ भी हो सकता है। ओके, ठीक है। इसमें यह है कि डेवलपमेंटल डिले में हम क्या चीज़ देखेंगे कि अगर एक 6 मंथ का बेबी है और वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एक बच्चा वो 1 ईयर का हो गया या 8 मंथ का, वो क्रॉलिंग नहीं कर रहा, तो दैट्स मीन कहीं डिले आ रहा है। 1 साल का जो बच्चा है वो कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोल सकता है, जैसे मामा, बाबा, या वो हमें अंडरस्टैंड करता है, वो सोशल है, हम उसका नेम अगर हम उसको बुलाते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं दे रहा तो दैट्स मीन के डिले है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको आजकल जो पेरेंट्स हैं स्पेशली यूट्यूब से सर्च करते हैं। अच्छा नहीं, इसको ऑटिज्म है, अगर किसी फ्रेंड ने कहा मैंने डायग्नोस करवाया मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, फिर मेरे को भी ऑटिज्म। सिर्फ स्पीच डिले का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है कि या आप सिर्फ उसी ऑटिज्म के साथ ही इसको रिलेट नहीं कर सकते, डिले भी हो सकता है। तो इसके लिए आप फिर स्पीच थेरेपी की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्पीच थेरेपी के साथ साथ जब बच्चों में ऑब्वियसली सी बात है, जब गैप आता है कम्युनिकेशन, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही, मैंने आपको कुछ कहना है, कुछ चीज़ लेनी है, बेसिकली बच्चों को कुछ चाहिए होता है, अब वो आपको नहीं कन्वे कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, उनमें बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक है। हिटिंग करेंगे, बाइटिंग करेंगे, उसके बाद वो पिंचिंग करना स्टार्ट कर देंगे, हेड बैंगिंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वेयर है,
उसके बाद वो खुद को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। अच्छा। तो ये बिहेवियर्स फिर वो कहते हैं अब हमें बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है। ठीक है। तो बिहेवियर थेरेपी की जरूरत क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, एक लैग आ रहा है जिसको पेरेंट्स नहीं समझ रहे, और वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? स्पीच थेरेपी के लिए नहीं जाते, बिहेवियर थेरेपी के लिए जाते हैं। बिहेवियर थेरेपी भी बहुत जरूरी है, नो डाउट, बट स्पीच थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें उस गैप को कवर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं आएंगी, कुछ चीज़ मांगना नहीं आएगा हमें, बच्चे को चाहिए, पेरेंट्स बैठे हैं, वो रो ही जा रहा है, वो रो ही जा रहा है, और पेरेंट्स कह रहे हैं इसकी आदत है, इसने जब तक रो के कुछ कहना नहीं है ना, तो हम लोगों को पता नहीं चलता। वो उसकी आदत नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही। So तो उसको समझने के लिए हमारे बड़ों को समझना बहुत ज्यादा, पेरेंट्स को समझना जरूरी हो गया। तो जिस तरह आपने बताया कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उसके शिकार और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पीच थेरेपी कितनी ज्यादा जरूरी है, और क्या वो स्पीच थेरेपी के बाद बोलना शुरू हो जाते हैं? डेफिनेटली बोलते हैं। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कि आई एम रनिंग माई ऑन सेटअप लाहौर में, स्टेट लाइफ के अंदर है, यूडा स्कूल पॉलीक्लिनिक। उसमें हम लोग स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चों की डेली लिविंग स्किल्स पे काम करते हैं। उसमें यह है कि स्पीच थेरेपी के लिए बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले तो वो न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं कि बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम है। वो टैग करते हैं कि अच्छा बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है। पेरेंट्स खुद से मत करें, पेरेंट्स खुद से कह देते हैं अच्छा ऑटिज्म है, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे टैग दे देते हैं। खुद टैग ना दें, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, आगा खान है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स बैठे हैं। आप उसके बाद बच्चे की असेसमेंट करवाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस हो गया, उसके बाद असेसमेंट करवाएं कि अगर हमारा बच्चा 2 इयर्स का है, 2.5 है या 3 इयर्स का है, तो बच्चा कौन से लेवल पे फॉल कर रहा है। उसको अब तक 2 to 3 वर्ड्स बोलने चाहिए, तो वो क्यों नहीं बोल? अगर वो 3 वर्ड्स बोल रहा है और ही इज और शी इज 6 years old, अब तक तो उसको सेंटेंस बिल्कुल ऐसे, और बच्चा नहीं बोल रहा, तो असेसमेंट के फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से लोग कहते हैं हमारे बड़े बच्चे लेट बोले हैं, तो छोटा बच्चा लेट बोलेगा, दादा दादी नाना, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब मेरा बेटा भी देर से बोला था, मेरी बेटी भी देर से बोली थी। लेकिन अब वो सिचुएशन, अब एक बिग क्वेश्चन आता है मदर्स पे। वो क्वेश्चन क्या आता है? स्क्रीन टाइम। अच्छा, स्पीच थेरेपी में कम्युनिकेशन का जो गैप है, हम पेरेंट्स जो है, मदर्स नॉर्मली, क्योंकि फादर्स घर पे नहीं होते हैं, घर के काम करने है, कार्टून लगा दें, बिल्कुल उनको गैजेट्स पकड़ा दें, टेक्नोलॉजी, मोबाइल जो देखना आप देखो, क्योंकि उसमें आपका 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा। बच्चा चुप करके देख रहा है, अपने कार्टून चेंज कर रहा है, स्क्रीन टाइम, उसको खाने का नहीं पता। इवन पेरेंट्स बहुत ज्यादा, जो मदर्स आती हैं तो उनका कंसर्न होता है मोबाइल में कार्टून होंगे तो खाना खाया जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, ये बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि ये पेरेंट्स ने शुरू से 2 साल का बच्चा, इवन 1.5 years के बच्चे को पता है स्क्रीन कैसे स्क्रॉल करनी है, मैंने किस तरह हम लोगों ने अपने कार्टून चेंज करने। तो ये गैप सबसे बड़ा, जो आजकल एक रिसेंट रिसर्च भी है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बच्चों का ज्यादा होता है, उस वजह से भी बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे बिल्कुल नॉर्मल, उनकी बर्थ है, सब कुछ ठीक है, कुछ डिले नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसकी बच्चे के अंदर वो चीज, क्योंकि देखिए बच्चा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बाहर नहीं हो रहा, सोशलाइज नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटीज नहीं है, सिर्फ गैजेट है और वो है बस, और बच्चा चुप है। पेरेंट्स आए, खाना खा लो, मदर ने खाना खिलाया, सामने कार्टून है और मदर अपना काम करना शुरू हो गई। एक तो ये मसला है जिक्रा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कुछ बच्चे इसलिए भी बोल नहीं पाते हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके माँ बाप जो होते हैं वो उनके साथ अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, उनकी जो बाकी फैमिली होती है, दादा दादी नाना नानी, वो पंजाबी उर्दू बोल रहे होते हैं। तो बच्चे इस वजह से भी कंफ्यूज होके बोलना छोड़ देते हैं, वो समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या बोलना है। तो इसका फिर क्या हल निकाला जाए? हमें कम्युनिकेशन मोड सिलेक्ट करना चाहिए। आजकल जैसे कहते हैं लीड क्लास है, तो हम कहते हैं हमारे बच्चे को इंग्लिश, अंग्रेजी आनी चाहिए। एग्जैक्टली, उर्दू, मतलब वो कहते हैं ओ माय गॉड, हम कहीं जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग है, कोई पूछेगा बेटा हाउ आर यू, तो हमारा बच्चा कहेगा मैं ठीक हूँ। ओ, हम लोगों के लिए तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट है। ऐसा नहीं है, आप बच्चे का ईज देखें, अगर बच्चा उर्दू में भी कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन एक अच्छे उसके अंदर मैनर्स है, वेल बिहेव है, तो इट्स ओके। अगर बच्चा यहाँ पे बैठा है बट वो कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन बच्चा भाग रहा है, बच्चा थ्रोइंग कर रहा है, तो व्हाट यू थिंक कि ये प्रोप्रिएट है? ये बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को सबसे पहले मैनर्स और अपनी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। अच्छा। पेरेंट्स जो है वो डिनाई में होते हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे को इश्यू। बहुत ज्यादा केसेस मेरे सामने आते हैं जिसमें स्पेशली फादर्स को
मदर्स तो फिर एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहते हैं ओके फाइन हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमने इनको थेरेपीज की तरफ लेके जाना। लेकिन फादर्स डिनाई में होते हैं, वो कहते हैं नो सब में इशू है, मेरे में भी होता था बचपन में, कोई लेकिन हमने उनको ओवरकम कर लिया। लेकिन तब का जो जमाना था वो और था, था। तब स्क्रीन टाइम एग्जैक्टली, तब एनवायरनमेंट और था, तब एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, बिल्कुल, तब नेचुरलिस्टिक वे था, हम लोग नेचुरल वे से हमारे पेरेंट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन अब वो चीजें नहीं, अब वो चीजें नहीं है। दूसरा मुझे बताइएगा जिक्रा के जब बच्चे आपके पास आते हैं सेशंस लेने के लिए, तो स्पेशल बच्चों की अगर बात की जाए, ऑटिज्म के शिकार बच्चों की बात की जाए, तो उनके लिए कितने सेशंस होते हैं और कितना मुश्किल होता है? अच्छा मुनीबा, एक्चुअली ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। अगर एक बच्चा लेट सपोज ही इज 3 years old, लेकिन बच्चा अभी तक सिंगल वर्ड पे भी नहीं, ठीक है, 3 years का जो बच्चा है वो 3 to 4 वर्ड्स का सेंटेंस बोलता है, जैसे मामा दूध दे, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ओके गिव मी मिल्क या समथिंग लाइक दैट। अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अपनी एज के लेवल से वो बैक पे, ठीक है। तो उसको वैसे नॉर्मली 5 days इन अ वीक तो मस्ट फिर स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कितनी देर के लिए उसको डिपेंड करता है चाइल्ड पे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्विक लर्नर होते हैं, ठीक है, वो विद इन 6 months, क्योंकि जो स्पीच थेरेपी का प्लान होता है वो जब उनको बिहेवियर थेरेपी दी जाती है तो उसके साथ देखा जाता है कि जो अगर ये एक कॉमन बात है कि अगर किसी बच्चे के अंदर स्पीच थेरेपी का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बिहेवियर्स इशू होगा, वो होगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली है। वो बात अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, गैप है, उसको मेंडिंग नहीं आती है, उसको पॉइंटिंग नहीं आती है, वो जमीन पे लेटा हुआ है, वो रो रहा है, वो टांगे मार रहा है, व्हाटएवर, तो बिहेवियर थेरेपी उसके साथ साथ जरूर। तो जब वो दोनों आते हैं तो उसमें ये होता है कि 5 days इन अ वीक, अच्छा, मंडे टू फ्राइडे कंपल्सरी है, ठीक है। बच्चे पे डिपेंड और फैमिली पे, अच्छा, फैमिली जितना सपोर्ट करेगी उतनी ही जल्दी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। लाइक 24 hours में से हमारे पास बच्चा 3 hours आ रहा है, बाकी सारा टाइम वो फैमिली के साथ। अगर हम वो एफर्ट पुट कर रहे हैं, हम एक गोल प्लान बना रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान होता है वो बना दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हम लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा जिक्र हमने देखा है कि एक तो बच्चे नहीं बोल पाते, बहुत ज़्यादा शाय होते हैं इस वजह से, और दूसरा बहुत ज़्यादा बच्चे लाउड होते हैं, गुस्सा करते हैं और जिद करते हैं, जब तक उनकी जिद नहीं मानी जाती वो लोग चुप नहीं करते। तो क्या उनके लिए भी ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं और थेरेपी की जरूरत है? उनके लिए बिहेवियर थेरेपी होती है। अच्छा, बच्चा जब आता है उसके लिए सबसे पहले उसकी असेसमेंट, प्री असेसमेंट जिसको ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज वेरी करता है। अगर बच्चा 2 to 4 years 5 years में फॉल करे तो एक बेबी मैप है, उसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं एज वाइज के। अगर 0 to 10 years का बच्चा है या 12 month का बच्चा है तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं है तो एक प्रॉपर असेसमेंट होगी। फिर एक एबल्स टूल है बिहेवियर थेरेपी का, हम वो यूज करते हैं, उसको देखते हुए कंप्लीट असेसमेंट होती है। फिर बच्चे के बिहेवियर्स को देख के हम एक परफॉर्मा होता है, क्वेश्चनर होता है, टूल है जैसे बेसिकली हम कहेंगे, हम वो मदर्स को देते हैं क्योंकि मदर सबसे ज्यादा एग्जैक्टली उनके पास एक बिहेवियर, जैसे बच्चा हिटिंग बहुत कर रहा है, शाउटिंग, बाइटिंग, इवन बच्चे समटाइम इतनी बाइट कर देते हैं कि आप कह लें कि खून निकल एग्जैक्टली बाइटिंग, पिंचिंग करना शुरू हो जाते हैं, थ्रोइंग, हेड बैंगिंग, बहुत ज्यादा। तो पेरेंट्स जो है हमें वो क्वेश्चनर टूल फिल करके देते हैं, फिर हम उस बिहेवियर को देखते हैं। जैसे स्पीच डिले आ रहा है, यहाँ पे डिले है और इस वजह से ये बिहेवियर्स भी आ रहे हैं, तो हम फिर अपनी जो इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या जिक्रा जो पेरेंट्स हैं वो भी स्पीच थेरेपी के कुछ मॉड्यूल्स कह लें या टेक्निक्स सीख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलना सिखाएं और उनकी मदद कर सकें? मुझे लगता है हमें सबसे पहले ना मदर्स को मोटिवेट करना चाहिए, नॉट ओनली मदर्स, पेरेंट्स, मतलब फैमिली, फादर्स को। जब वो मोटिवेट होंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, वो कुछ सीखेंगे। हमें डेफिनेटली कुछ सेमिनार्स या अपने सेशन में हमें मंथली कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए कि पेरेंट्स आए, या जब सेशंस हो रहे हो तो पेरेंट्स जो सेंटर लेके जाते हैं डिफरेंट, जैसे आज जो हमारा सेंटर है उसमें आते हैं तो हम कहते हैं वीकली 1 सेशन आप खुद आके थेरेपिस्ट के साथ लें, ताकि एटलीस्ट उनको भी पता चले कि हम लोगों ने घर में बच्चे के साथ ये काम करना है। ठीक है, अगर उनको पता ही नहीं है, वो आके बैठे हैं, लाइक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, ठीक है। कुछ मदर्स तो ये भी करती हैं घर से तो गया ना, हम 3 घंटे आराम से, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। और दूसरा जिक्रा, बहुत से वालिदैन ये भी शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि ये जो स्पीच थेरेपी है बहुत ज़्यादा महंगी है,
तो इसके जो पर सेशन होता है उसके कितने चार्जेस लिए जाते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम? सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं, मुझे लगता है बिहेवियर और स्पीच बोथ, क्योंकि ये साथ इंटर रिलेटेड। ओके, तो उसमें ये ना वेरी करता है। एक तो एक्सपीरियंस पे सबसे पहले जो हमारी मोस्ट एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होंगी वो पर आवर के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं, जैसे 2000 to 25, 100, 3000 पर सेशन का, पर सेशन 1 आवर का। ओके, 1 आवर का। अगर आप 1500 भी कहें तो मंथली 33,000। वैसे 1500 भी जिसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, स्पीच थेरेपी में इतना चार्ज करते हैं 1 आवर का। अगर आप बात करें पाकिस्तान में भी रीजनेबल है। अच्छा, अगर हम अमेरिका की बात करें वहाँ पे तो एग्जैक्टली $14 बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन आई नो डेट सम हाउ एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका बच्चा जो है ठीक हो रहा है तो थेरेपिस्ट की भी एफर्ट लग रही है। ना एग्जैक्टली, मेंटली वो फुल एफर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। जिक्रा फैज हमारे साथ मौजूद थी, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और हम स्पीच थेरेपी के हवाले से बात कर रहे थे। जिक्रा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और ये मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है कि बच्चे बोलना नहीं शुरू करते जल्दी अपनी एज के हिसाब से। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही है ताकि आपका बच्चा जल्द से जल्द उस बीमारी से बाहर निकल सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।